आज हमारे पास में चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर। अधिकतर स्कूलों में शुरू ही हिस्ट्री यहां से की जाती है ना, क्लास 10th के इस पार्ट से हिस्ट्री शुरू की जाती है। क्या कि भैया पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर में पूरा यूरोप के बारे में पढ़ा दिया सर, तो बड़ा अजीब लग रहा है, ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, ये सारी समस्या है। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहां, वो क्या है कि आपको बस फ्लो पकड़े रखना है। मोटा मोटी कहानी आपको सबको पता है कि पूरे यूरोप में अलग अलग तरह से कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग फैली है, उसी चीज को यहां पे समझाया गया है। 3-4 कंट्रीज के बारे में अलग अलग बताया गया। क्यों? क्योंकि एकदम डिटेल में बहुत अच्छी तरह से बताया है और समझाया है। ठीक है, एकदम डिटेल में बहुत अच्छी तरह से बताया है और समझाया है। फाइन, तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन आज उसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो इस चैप्टर को 2 तरीके से समझना। फाइन, दीज नोट्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट नोट्स फॉर यू पीपल। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर को क्रिस्प तरह से संभाल लोगे, समझ लोगे आप इससे। तो अब क्या है, क्रिस्प तरीके से अगर संभालना है, समझना है, तो क्रिस्प तरह से संभालना है, समझना है, तो चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक है चैप्टर की पूरी स्टोरी लाइन। पूरी की पूरी स्टोरी लाइन क्या कह रही है चैप्टर की, ना चले, ठीक है, पूरी की पूरी स्टोरी लाइन चैप्टर की जो है वो हाँ, एक है चैप्टर की स्टोरी लाइन जिसमें एपिसोड्स बताए गए चैप्टर के। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या होता है, नेपोलियन पावर में आ जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस करता है। फिर जो ये प्रकृति का नियम है, जो पावर में आता है वो पावर से जाता भी है, तो वो नेपोलियन की हार होती है। तो उसके बाद में क्या होता है, कंजर्वेटिव रिजीम आता है। वो कंजर्वेटिव रिजीम आता है तो कंजर्वेटिव रूल करते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट में आवाज उठाने के लिए रेवोल्यूशनरीज तैयार होते हैं। तो रेवोल्यूशनरीज जो तैयार होते हैं, तो क्रांतिकारी आए और क्रांति ना आए, ऐसा हो सकता है, तो वो रेवोल्यूशन आता है। तो 1830 से 1848 तक जो फ्रांस में, बेल्जियम में, ग्रीस में, फिर फ्रांस में 1848 में, जर्मनी में, तो जो चुटपुट रेवोल्यूशन लोगों ने लेके आए, वो सारी कहानियां बताई गई हैं। इन कहानियों के बाद में क्या, फिर इंडिविजुअल कंट्री के केस बताए गए। जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ये तीनों यूनिफिकेशन समझाए गए हैं। ये तीनों यूनिफिकेशन के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, अगर आप देखेंगे तो ये स्टोरी चैप्टर की ऐसी है। देखो 5 पॉइंट में पूरे चैप्टर की स्टोरी बता दी मैंने आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे क्या देखते हैं अपन, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में नेपोलियन पावर में जाता है, फिर नेपोलियन हारता है, कंजर्वेटिव्स पावर में जाते हैं, कंजर्वेटिव्स को हराने के लिए रेवोल्यूशनरीज आते हैं, रेवोल्यूशनरीज भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एज ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा होता है तो रेवोल्यूशनरीज कुछ कुछ देशों को आजाद करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि लोगों के अलावा सरकारें जो हैं, राजा रजवाड़े जो थे, वो भी लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेकिंग ऑफ डिफरेंट नेशंस भी अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा लेकिन थीम्स, आइडियाज, आइडियोलॉजीज भी बताई गई है चैप्टर में। जैसे चैप्टर में एरिस्टोक्रेट्स के बारे में बताया गया, मिडिल क्लास के बारे में बताया गया। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, क्या सोचते थे, मिडिल क्लास कौन थे, क्या सोचते थे। ठीक है, अब ये एरिस्टोक्रेट और मिडिल क्लास की कैटेगरी के बारे में बताया गया है, वो आइडिया के बारे में। उन्हीं में से एक आइडिया निकल के आता है लिबरलिज्म के बारे में बताया। कंजर्वेटिज्म के बारे में बताया गया कि लिबरल्स अगर मिडिल क्लास के लोग थे तो उनके अगेंस्ट में जो आइडियोलॉजी थी, या फिर कह सकते हो लिबरलिज्म जिस चीज के अगेंस्ट में डेवलप हुआ वो था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स जब पावर में आए तो फिर जब ये बाउंस बैक करके फिर से पावर में आते कंजर्वेटिव्स, ठीक है, तो उनको हराने के लिए एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है, वो है रेवोल्यूशनरीज की। रेवोल्यूशनरीज के बाद में आप देखोगे तो रोमांटिसिज्म एक आइडियोलॉजी है कि सिर्फ लड़ भिड़ के ही हमेशा आजाद नहीं होते हैं, आप क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस, इंट्यूशंस के बेसिस पे भी एकजुट हो सकते हो। तो रोमांटिसिज्म और नेशनल फीलिंग वाली चीज है। उसके बाद में विजुअलाइजिंग द नेशन। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में यहां पे क्या बताया गया, एक आइडिया कि कैसे ये जो देश लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे से आजाद हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने आप को देश सिर्फ देश बोल के नहीं बनाते हैं, वो एलिगेरी कंस्ट्रक्शन। तो जैसे जर्मेनिया, मैरियन, इनके बारे में अपन यहां पढ़ेंगे। फाइन, और उसी के साथ साथ में क्या है, उसी के साथ साथ में जैसे लास्ट टॉपिक जो आएगा आपका, तो वो स्टोरी लाइन भी है और वो थीम भी है, दोनों चीजों में, कि नेशनलिज्म का आइडिया और इंपीरियलिज्म, एंड हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब जो चीजें हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कैसे पहुंची वो चीज। ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या है, बताया गया है, ये पूरी तरह से बताया गया है यहां पे। क्लियर हुआ? ये पूरे चैप्टर की थीम है। फटाफट से मुझे एक बार थम्स अप देंगे, हाँ जी,
गिव मी अ थम्स अप। पीसी के लिए आप देखेंगे तो पीसी के लिए आपकी वेबसाइट भी है, पीसी के लिए आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हो आप। थम्स अप दे दो जरा फटाफट। बताओ। कशिश फातिमा, समझ में आ गया? हैप्पी बर्थडे टू प्रशांत भैया। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू प्रशांत भैया। वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बढ़िया, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है ना? क्लियर, थम्स अप आ गए। रिएक्शन में आपके पास में रिएक्शन में रहता है थम्स अप, थम्स अप दे दिया करो। तुम थम्स अप देते तो मुझे समझ में आ जाता कि हाँ हो गया। ठीक है, थम्स अप आ रहे हैं ना? जो दिल बना है यहाँ रिएक्शन में, दिल, ठीक है, इस दिल पे टच करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा हंसने वाला इमोजी और वो। लिबरलिज्म तो मिडिल क्लास का था, तो मैं बाबू वही तो बता रहा हूं। ये टॉपिक एक है, एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास जो है थोड़ा ज्यादा लिखना था। एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास दो अपोजिट ग्रुप्स थे, और इनके टसल में, ठीक है, इनके कह सकते हैं इनके कंपटीशन में क्या निकल के एक नई आइडियोलॉजी जिसका नाम है लिबरलिज्म। तो ऐसे समझो, ठीक है, इनके टसल में नई आइडियोलॉजी निकल के है जिसका नाम है लिबरलिज्म। ठीक, चलिए, तो नेशनलिज्म की स्टोरी भी है इसमें और इसमें आइडिया भी नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म का, वो भी समझ में आएगा। शुरू करते हैं इस सवाल के साथ में, ठीक है। तो यू गाइज हैव टू आंसर, बताओ फटाफट से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। सवाल आपके सामने, चैट में बता दो, चैट में बताओ। चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। चैप्टर शुरू होता है एक पेंटिंग के साथ, तो अब आपको बताना है कि वो पेंटिंग बनाने वाला एक आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सूरियो, ठीक है। तो उस फ्रेडरिक सूरियो ने हाँ, अभी जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है घबराना बिल्कुल नहीं है, शुरू भी अब हम यहीं से अब कर रहे हैं। चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरियो हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फटाफट से चैट में बताओ। फ्रेंच आर्टिस्ट, वेरी गुड, ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर, शाबाश। सार्थक बी लिख रहा बेटा, बहुत मारूंगा, बी कहां से हो जाएगा? स्विस थ्योरी था, फ्रेडरिक सूरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। अब अपन वहीं से चैप्टर शुरू करते हैं, चैट बंद कर दी जाए, ठीक है, वहीं से चैप्टर अपन शुरू करते हैं। तो फ्रेडरिक सूरियो ने एक पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग देखो, इस पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। इस पेंटिंग में आप देखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको इस पेंटिंग पे, मतलब वो फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग थी द पैक्ट ऑफ नेशन, जिसमें वो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशंस का आइडिया दर्शा रहे हैं। जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्रेडरिक सूरियो की इस पेंटिंग के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड और अमेरिका जो उस समय तक आजाद हो चुके थे, वो इस रैली में आगे निकल चुके हैं, मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया उन्होंने, ठीक है। लाइन में आप देख रहे हैं क्या कि फ्रांस, जर्मनी वगैरह ये सारे देश हैं जो अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने वाले हैं, वो लाइन में आ रहे हैं। और इसी तरह से पूरा वर्ल्ड जो है तो पीछे लगा हुआ है, पूरा वर्ल्ड जो है पीछे लगा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी है जो अपने हाथ में एक लाइट लिए हुए है, ट्रैफिक लाइट दिखा रही है कि टक्कर ना कर दे एक दो, नहीं, वो लाइट जो है लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट है कि लोगों को प्रकाश दे रही है कि हाँ सत्य की तरफ, उजाले की तरफ चलो। हाथ में द सिटीजन ऑफ द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, क्योंकि विमेन को तो राइट नहीं थे, ठीक है। तो ये हाथ में एक चार्टर है। फिर ऊपर आप देखोगे तो ऊपर से क्या है, सारे जैसे आप क्या देखोगे तो एंजल्स वगैरह, गॉड गॉडेसेस, ये सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं। और सामने की तरफ फोरग्राउंड में देखोगे तो सामने की तरफ फोरग्राउंड में क्या है, टूटे हुए स्कैटर्ड सिंबल्स पड़े हुए हैं, टूटे हुए स्कैटर्ड सिंबल्स पड़े हैं। टूटे हुए स्कैटर्ड सिंबल जो है क्या दर्शा रहे हैं, टूटे हुए स्कैटर्ड सिंबल जो हैं
ये दर्शा रहे हैं कि मुकुट टूटा है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मुकुट टूटे हैं। तो जो राजा महाराजाओं से जुड़े हुए, डेस्पोटिज्म से जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं वो सब फोरग्राउंड में टूटे पड़े हैं। तो अब आपको क्या कहानी समझ में आई? यहां से कहानी ये समझ में आई कि ये पूरी चीज जो है, ये पूरा का पूरा जो इमेजिनेशन यहां पे डेवलप करवाया गया है, ये दर्शा रहा है कि उस समय लोग जो है ना, फ्रेडरिक सूरियो ने, जैसे फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सूरियो, उन्होंने जो इमेज बनाई, तो इस इमेज का आइडिया क्या है? इस इमेज का आइडिया वो आपको यही लिखना है कि इस इमेज में क्या बताया गया है कि कंट्रीज आर मार्चिंग टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है तो अपने हाथ में एक लाइट और एक चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन लेके खड़ी है। उसके बाद में आगे आप लिखोगे क्या कि फ्रेडरिक सूरियो की ये जो पेंटिंग है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि सामने की तरफ फोरग्राउंड में स्कैटर्ड सिंबल्स ऑफ मोनार्क्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि एंड ऑफ डेस्पोटिज्म दर्शा रहा है, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा को दर्शा रहा है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे ना, तो उस समय पे ये इमेजिन करना अपने आप में बहुत नई सोच थी। क्यों? क्योंकि जहां पे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे, राजा महाराजाओं के रजवाड़े होते थे, वहां पे ये इमेजिन करना कि नेशन स्टेट बन सकता है, राष्ट्र बन सकता है, लोग एकजुट हो सकते हैं, वो अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था। ठीक है, वो अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और इस पेंटिंग के साथ में आपका चैप्टर शुरू होता है जो बताता है कि यूरोप में स्टेट्स जो है, कंट्री जो है, वो नेशन स्टेट्स बन रहे थे। ठीक है, यूरोप में स्टेट्स जो है, कंट्रीज जो है, वो नेशन स्टेट्स बन रहे थे। समझ गए क्या भाई? रिएक्शन से खेलने लग गए क्या तुम? चलो बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये फ्रेडरिक सूरियो की जो इमेज थी, ठीक है, इस इमेज के जस्ट बाद में अगला टॉपिक जो आता है, इमेज के बारे में बता दिया मैंने आपको, इसके बाद में जस्ट जो अगला टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसको स्टार मार्क करो। क्यों? क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा बहुत अच्छे से। पूरे चैप्टर में 8 से 10 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो टॉपिक नॉन नेगोशिएबल है, जिसपे तुम्हें शॉर्ट है क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, ला भाई लिख कर दें। तो क्या है ये जो टॉपिक आपका दी फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी क्या है, पूरी एसेंस जो है एक लाइन में मैं समझा रहा हूं। 1748 में क्या होता है, फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है। मोनार्क था लुइस 16 को लोग पलट देते हैं। ठीक है, और अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक पूरी पावर होती थी मोनार्क्स के पास में, डेस्पोटिस्ट रूल्स होते थे जहां पे मोनार्क्स सब कुछ अपने हिसाब से करते थे, वो किसी की नहीं सुनते थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना, तो इट मार्क्ड वन सिग्निफिकेंट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को वाटरशेड इवेंट कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जनता ने राजा से पावर ली थी कहीं पे। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर टू पीपल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिली। और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिली ना, तो इससे क्या हुआ ना, इससे द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा होता है, एक तरह से एक नया युग प्रारंभ होता है कि अब लोगों के पास पावर आई। फ्रांस जो है तो रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है कि लोगों के पास पावर आ गई। ठीक, रिपब्लिक मतलब जहां पे हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन अब आपको समझना होगा कि आपने देश को आजाद कर लिया, मोनार्क को हटा दिया, सिर्फ उससे काम नहीं चल जाएगा। देश के अंदर के लोगों को भी तो आपस में एकजुट महसूस करना होगा ना। सिंपल चीज है। तो देश के अंदर के लोग आपस में एकजुट महसूस कैसे करेंगे? तो फ्रांस में मल्टीपल स्टेप्स उठाए गए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। बुक रखना एनसीईआरटी दोस्त अपने पास, और वो एनसीईआरटी से पूरा फ्लो समझते चलना। तो फ्रांस में क्या है, मल्टीपल स्टेप्स उठाए गए, और वो मल्टीपल स्टेप्स क्या उठाए गए, उस पर सीधा सीधा सवाल आता है। उस पर सीधा सीधा सवाल आता है कि व्हाट वर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन इन फ्रांस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए क्या अलग अलग स्टेप्स उठाए गए फ्रांस में, इस पे सीधा सीधा सवाल आता है। बनेगा? यहां तक समझ में आया? बताओ, क्लियर है? यस और नो? थम्स अप देते चलो बस, यस और नो लिखने की जरूरत नहीं है, चैट बंद कर दो। इमोजी रिएक्शन, ठीक है। यूटोपियन का मतलब क्या होता है दोस्त, मैं बता रहा हूं।
यूटोपियन जो उसमें फ्रेडरिक सूरियो का यूटोपियन विजन था। फ्रेडरिक सूरियो का यूटोपियन विजन मतलब कि कुछ ऐसा सोचना जो आपके इस समय से अलग हो, हटके हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर फ्रेडरिक सूरियो सोच रहा होता कि ऐसे एक डिवाइस में इधर देखूंगा मुस्कुराऊंगा और उधर कोई मेरा दोस्त 200 किलोमीटर दूर बैठा होगा, वो भी उसकी फोटो दिख जाएगी, तो उस समय पे तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि उस समय पे मोबाइल्स तो थे नहीं, उस समय पे वीडियो कॉलिंग तो होती नहीं थी। तो वो अपने आप में क्या था? यूटोपियन विजन था। बड़ा ही क्या था? बड़ा ही एक तरह से मतलब विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द रियलिटी। तो वो यूटोपियन विजन था। तो उस समय पे फ्रेडरिक सूरियो ने जो पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को यूटोपियन पेंटिंग इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा लगता था ऐसा हो सकता है कि सारे देश आजाद हो जाए, सब अपना अपना झंडा लेके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा, इसलिए उनकी पेंटिंग को यूटोपियन विजन कहा गया। अब मैं आपको अगली चीज बताने वाला हूं, चैट बंद कर दी जाए। तो अगली चीज क्या है? अब अगली चीज इंपॉर्टेंट जो है वो, अगली चीज इंपॉर्टेंट ये है क्या कि फ्रांस में ट्रांसफर ऑफ पीपल, पावर टू पीपल आपको देखने को मिली। अब ये सिर्फ आजादी पा लेने से लोग एकजुट नहीं हो जाते, बड़ी गहरी बात है। आजादी पा लेने से लोग एकजुट नहीं हो जाते, तो लोग एकजुट हुए कैसे फिर फ्रांस में? तो फ्रांस में लोग एकजुट हुए कैसे? तो फ्रांस में लोगों ने एकजुट होने के लिए इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। क्या था ये प्रिंसिपल? तो सबसे पहले वहां पे द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन वाज इंट्रोड्यूस। आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ले सिटियोन क्या होता है? तो कोई भी सर नहीं है, कोई भी मैडम नहीं है, ठीक है, तो सब सिटीजन है। ठीक है, ले सिटियोन मतलब सारे लोग देश के नागरिक है, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं, सब देश के नागरिक है। फिर उन्होंने ला पैट्रिया मतलब फादरलैंड का कॉन्सेप्ट लाया, जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत माता है, हमारी मातृभूमि है, वैसे उन्होंने बोला क्या कि फ्रांस उनके पिता है, उनकी पितृभूमि है, तो जिससे क्या आदमी एसोसिएटेड फील करेगा। समझ में आया? तो हाउ दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज क्रिएटेड? तो दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज क्रिएटेड थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। फर्स्ट क्या है? द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन। ठीक है, कि फादरलैंड का, सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर लाया जाए जिससे लोग एकजुट महसूस करें। दूसरी चीज, ट्राई कलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहले क्या था? रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग चलता था। तुमने कभी सोचा है जब भी किसी प्रकार की क्रांति होती तो झंडे पहले क्यों बनाए जाते हैं? हाँ सर, क्रांति में लड़ाई होगी तो झंडे में से डंडा निकाल के लड़ाई चालू कर देंगे। नहीं, वो झंडे का एक महत्व होता है क्या कि उस झंडे को आदमी एक प्रतीक की तरह मानता है। कैसे प्रतीक की तरह मानता है? कि यार जितने भी लोग हम यहां खड़े हैं, हम सब इस एक सिंबल के लिए खड़े हैं, हम इस सब एक सिंबल से जुड़े हुए हैं। तो वैसे क्या है कि लोगों के अंदर वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर लाना थी तो उसके लिए उन्होंने जो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटा के ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस करा। अब देखो नोट्स की अहमियत बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये पूरा टॉपिक है, इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन इस साल तुम्हारे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ना आए तो मूंछ कटवा दूंगा मैं। ठीक है, अब उसको याद करना है। याद कैसे करोगे? इस तरह रट नहीं सकते हो, आपको कीवर्ड पकड़ना होगा कि पहला पॉइंट आपका ये बनेगा ला पैट्रिया ला सिटियोन का आइडिया, दूसरा पॉइंट आपका बनेगा ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, तीसरा क्या कि जो पहले की स्टेट असेंबलीज चलती थी ना, तो फॉर्मर स्टेट असेंबलीज जो चलती थी उनको क्या किया गया? स्टेट असेंबलीज को उन्होंने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। ठीक है, नेशनल असेंबली इलेक्ट करा। फॉर्मल स्टेट असेंबलीज जो थी उन्हें अबॉलिश कर दिया और नेशनल असेंबली इलेक्टेड बाय दी पीपल ऑफ फ्रांस, नेशनल असेंबलीज बनाई गई। स्टेट जनरल को खत्म करके अब नेशनल असेंबली बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है? जब ये रेवोल्यूशन के लिए लड़ा जा रहा था तो उस समय पे कुछ लोग शहीद भी हुए, कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई ना, तो उनके लिए हिम्स वर कंपोज्ड, एक तरह से गाने गीत कंपोज किए गए। ठीक है, हिम्स वर कंपोज्ड, ठीक है, और मैट्रिक्स वर कॉमेमोरेटेड, जो शहीद हुए उन लोगों को एक तरह से क्या गई? पुष्पांजलि अर्पित की गई। ऐसा फिर क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो अलग अलग तरह से फ्रांस में अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी, अलग अलग सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट चल रहा था, सबको हटा के उन्हें क्या किया? एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाए जहां पे यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम सेटअप किया गया। ठीक है, ये एक अच्छी चीज की गई। फिर क्या है? रीजनल डायलेक्ट्स बहुत ज्यादा बोली जाती थी, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो अलग अलग भाषाओं को खत्म करके क्या कर दिया गया? फ्रेंच लैंग्वेज को एज ए कॉमन लैंग्वेज यूज किया गया कि पूरी जगह क्या बोली जाएगी? एक भाषा बोली जाएगी, और वो भाषा कौन सी होगी? फ्रेंच होगी। ठीक है, सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको खत्म कर दिया। तो अब मुझे बताओ, एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि हाउ दी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज क्रिएटेड, तो आप कर पाओगे कि नहीं? जल्दी बताओ, चैट में बताओ, टेल मी इन द चैट।
क्लियर हुआ? बन जाएगा? एक बार रिकॉल करते सारे मिलकर साथ में। 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा आता है यहां से, ठीक है। तो हाई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को हटा दिया गया, नेशनल असेंबली इलेक्ट की गई, स्टेट असेंबली को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। स्टेट असेंबली को खत्म करके, ठीक है, नेशनल असेंबली इलेक्ट की गई है। हिम्स वर कंपोज्ड, हिम्स को कंपोज किया गया, मैट्रिक्स वर कॉमेमोरेटेड। दूसरी चीज क्या है, मतलब इसके अलावा क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाए, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा था? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेके आया, जिसमें यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट आया। और लास्ट चीज, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करके कॉमन नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच को यूज किया गया। बनेगा ना बेटा? ठीक है, बढ़िया, चलो शाबाश। बनेगा, इसी बात पे चाय हो जाए। चाय चाय, कॉफी कॉफी, ठीक है। एक गाना सुना मैंने, ऐसा गाना बना हुआ है जिसमें वो चाय और कॉफी की प्रशंसा गा गा के कर रहे हैं, चाय चाय कॉफी कॉफी। आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे क्या कहानी हो रही है? देखो, मैं चैप्टर का फ्लो थोड़ा सा स्लो रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आता जाए, लेकिन वो कवर अप हो जाएगा, घबराना मत। और नोट्स, ये नोट्स इस तरह से क्रिस्प है ताकि आप समझने के बाद में आसानी से रिकॉल कर लो, ठीक। चलो चैट बंद कर दिया जाए। वंस अगेन तो हो गया ना मेरे दोस्त, बताया तो सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब क्या हो रहा है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो आइडिया ऑफ नेशन निकल के आया, लोगों को राष्ट्र बनाने के लिए जो लोगों ने प्रयास किए, अब अच्छे विचार तो आग की तरह होते ना, फैलते चले जाते हैं। तो वही यहां पे भी हुआ, क्या कि द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, दिस आइडिया वाज कैरीड टू द होल यूरोप। फ्रांस में जैसे जैकोबिन क्लब था, 9th क्लास में पढ़ा था, वैसे जैकोबिन क्लब जगह जगह और स्टैब्लिश होने लगे अलग अलग देशों में। जो फ्रेंच आर्मी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने सोचा कि तेरे भाई की जिम्मेदारी है कि ये जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो आइडियाज हैं, ये पूरे यूरोप में फैलना चाहिए। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, लेकिन एक लाइन से एक आइडिया समझा रहा हूं। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो ये जो आइडिया था, द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मॉडर्न लिबर्टी, डेमोक्रेटिक और इक्वालिटी के जो आइडियाज थे, दीज आइडियाज वर कैरीड टू होल यूरोप। पूरे यूरोप में वो आइडियाज फैलने लगे, जगह जगह यूरोपियन आर्मी, फ्रेंच आर्मी जा जाके वो आइडियाज पहुंचाने लगी। और जब इस बीच में आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे, तब वहां पे फ्रेंच में एक मिलिट्री जनरल था। वो मिलिट्री जनरल पावर में आता, और इतना पावर में आता है कि वो फ्रांस में अपने आप को एज ए डिक्टेटर स्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। तो वो मिलिट्री जनरल पावर में आता है और वो अपने आप को एज ए डिक्टेटर स्टैब्लिश कर लेता है। तो वो मिलिट्री जनरल कौन था? वो मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। वो मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, वो मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट। तो आज अपन अब नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो समझ में आ रहा है? तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, फ्रांस से जो आइडिया ऑफ नेशन डेवलप हुआ, व्हेन द आइडिया ऑफ नेशन, when the idea of liberty, equality, justice, this was carried to Europe, तो यूरोपियन मतलब जो फ्रेंच आर्मी इस आइडिया को कैरी कर रही थी, तो उसी फ्रेंच आर्मी में एक लीडर था, एक मिलिट्री जनरल था, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। वो नेपोलियन बोनापार्ट स्लोली ग्रेजुअली इतना पावरफुल होता है कि वो फ्रांस को अपने अंडर में ले आता है, वो फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है, ठीक है। तो नेपोलियन एंड द सिविल कोड ऑफ 1804। अब आगे क्या होता है ना, कि जब ये नेपोलियन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पावरफुल होता है, तो नेपोलियन पावर में आने के बाद में 1804 में अपना खुद का एक नेपोलिक कोड स्टैब्लिश करता है फ्रांस में, और यही नेपोलिक कोड फिर रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी फ्लरिश होगा। वो नेपोलिक कोड क्या था, ठीक है, तो नेपोलिक कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 है, इस सिविल कोड ऑफ 1804 के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अगेन मैं एक बार इसको टिकी बिंदी चंदन लगा देता हूं। सिंपल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बताया मैंने आपको, पूरा फ्लो बताया। अब अपन आ रहे हैं कि भैया नेपोलियन जब पावर में आता है, तो नेपोलियन पावर में आने के बाद में सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है। अब पॉइंटर्स बनेंगे, देखो पिछले सवाल में से अपन ने पॉइंट बनाए कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, हिम्स वर कंपोज्ड वाला, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाला 5 पॉइंट, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया 6 पॉइंट, ठीक है। तो आपका एक प्रॉपर 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। वैसे ही 3 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल कोड ऑफ 1804?
या फिर नेपोलिक कोड ऑफ 1804 से क्या समझ में आता है आपको? तो उसमें भी ये आंसर बनेगा एक पूरा का पूरा, क्या कि नेपोलिक कोड ऑफ 1804 जो है, तो इस कोड के तहत प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर अबॉलिश्ड, ठीक है, जो जन्म के आधार पर लोगों को अधिकार मिल जाते थे कि राजा के घर में पैदा हुआ है तो उधर राजा बनेगा बेटा, तो ऐसे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो थे नेपोलियन ने आते से ही खत्म कर दिया था, कि जिससे क्या हो, सोसाइटी में थोड़ी इक्वालिटी आए। नेपोलियन अच्छा आदमी था सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर करा। ऐसा नहीं है कि आप राजा हो तो आपके ऊपर कोई वो नहीं चलेगा मुकदमा, या फिर आप नोबल हो, क्लर्जी हो, तो क्या है कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ खत्म करे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया गया, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है, पहले क्या होता था, एक राजा होता था, सामंतवाद कहते हैं फ्यूडल सिस्टम को। पहले ये होता था कि एक राजा होता था, वो राजा के पास में इतनी बड़ी टेरिटरी थी, तो वो राजा अपनी टेरिटरी के छोटे छोटे हिस्से कर देता था और यहाँ पे एक बोना राजा बिठा देता था, ठीक है, छोटे राजा को। मतलब अब ये छोटे राजा जो होते थे ना, तो ये छोटे राजा क्या करते थे, अपने हिसाब से राजा के एब्सेंस में लोगों को परेशान करते थे, ठीक है। तो ये फ्यूडल सिस्टम जो था, ठीक है, ये फ्यूडल सिस्टम जो था सामंतवाद, दिस वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक, दिस वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक। क्यों? क्योंकि ये इनको परेशान करेगा और ये जो बोने राजा रहेंगे, ठीक है, छोटे राजा, ये क्या करेंगे, अपने अंडर में आम जनता को परेशान करेंगे। तो इस फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया उसने, फ्यूडल सिस्टम की जगह, ठीक है, तुम सब क्या रहोगे, तुम सब एक एक टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रहोगे, तुम्हारा ट्रांसफर होता रहेगा। तो गवर्नमेंट सर्विस जैसी चीज ले आया। अगर आप किसी और को राजा बनाने लगोगे तो वो क्या करने का, बाजा बजाने लगेगा, वो समस्या थी, ठीक है। तो अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फाइन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड मतलब क्या है कि पहले है ना, ट्रेडर्स को एक साथ ग्रुप नहीं बनाने दिया जाता था, जिससे ट्रेडर्स को नुकसान होता था। तो नेपोलियन ने क्या बोला, इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए, तो उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड मतलब ट्रेडर्स वगैरह की जो यूनियन रहती है, उनको यूनियन बनाने की पूरी पूरी आजादी दी, उनके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जो है, इसमें यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया, इन सारी चीजों को इंप्रूव किया। और ये सारे चीजें जो है, बाहुबली में देखा होगा तुमने, सामंत था ना देवसेना के पापा थे, भैया थे, जो भी थे। तो क्या हो रहा है कि ये सारे चेंजेस सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर जिसे हम नेपोलिक कोड कहते हैं, उस नेपोलिक कोड में थे। उस नेपोलिक कोड में ये सारे चेंजेस थे। बताओ, क्लियर है? क्लियर हुआ? बताओ बताओ। फातिमा लिख रही है कि आरंभ की लास्ट क्लास भी आपकी और अभय की फर्स्ट क्लास भी आपकी, तो सबसे ज्यादा प्यार जो करेगा सबसे ज्यादा क्लास भी तो वही लेगा ना। सर्फडम क्या होता है बता रहा हूं। हाँ, फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम वाज अबॉलिश्ड। तो सर्फडम जो होता है, एक बच्चे ने सर्फडम पूछा, मैं समझा देता हूं। देखो कि जैसे राजा है ना, जैसे राजा की किंगडम होती है, वैसे ही सर्फडम मतलब ये होता था कि एक बड़ा लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड टाइप, उसका इतना बड़ा खेत है, तो अपने खेतों पे बहुत सारे लेबर रख लेता था, ठीक है, सर्फ्स रख लेता था। और ये सर्फ जो होते थे ना, इनका सर्फ एक्सेल से इनकी धुलाई कर देता था, मतलब इनसे बहुत काम करवाता था, वो इनसे बहुत काम करवाता था और इन लोगों को फील्ड के बाहर नहीं जाने देता था, इन लोगों से एक तरह से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। और ये जो उसका एरिया होता था, तो वो अपने एरिया पे सर्फ से काम करवाएगा, तो वो सर्फडम सिस्टम चलता था, ठीक है। तो इस फ्यूडल सिस्टम जो था उसको अबॉलिश कर दिया, सर्फडम को अबॉलिश कर दिया। ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अंश पटेल, क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? तो ये सारे के सारे चेंजेस नेपोलियन ने अपने नेपोलिक कोड में लाया। तो पॉइंट बन गया आपके कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आया, फ्यूडल सिस्टम सर्फडम को खत्म कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह, इन सारी चीजों को इंप्रूव कर दिया। तो ऐसे आपको सारे पॉइंटर्स लिखना है, समझ गए? चैट्स मुझे दिख रही है तुम्हारी। ईशान, तुम क्या करोगे चैट देख के? ठीक, ओके। तो अब यहां से अगर आगे बढ़े, जब नेपोलियन इतना ही अच्छा था तो गले मिल जाते, लटक जाते, क्यों नेपोलियन को बेचारे को मरवा दिया, है ना? अच्छा आदमी के साथ यही होता है। तो अगर हम देखें तो जहां जहां नेपोलियन जो है, इन द एरियाज कंकर्ड, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, ठीक।
तो शुरुआत में जिन लोगों ने नेपोलियन को वेलकम किया एज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, कि नेपोलियन आया, इक्वालिटी लाया, आजा नेपोलियन आजा, उन्हीं लोगों को बाद में समझ में आया कि नेपोलियन आ तो रहा है, नेपोलियन आर्मी लेके आता है, वो सिविल कोड हमारे यहां इंप्लीमेंट कर देता है, सारी चीजें सही करता है, लेकिन लोगों को बाद में समझ में आता है कि एट द एंड हम बन तो गए नेपोलियन के गुलाम। जैसे नेपोलियन ने मान लो स्विट्जरलैंड पे कब्जा किया, स्विट्जरलैंड के राजा को चाटे चाटे मारे, स्विट्जरलैंड के राजा हट गया वहां से, लेकिन अब स्विट्जरलैंड तो किसके अंडर में आ गया? नेपोलियन के अंडर में। अब स्विट्जरलैंड तो नेपोलियन के अंडर में आ गया। तो लोगों को बाद में समझ में आया क्या, कि जो उनका इनिशियल एंथुसियाज्म था ना कि नेपोलियन आ हमारे राजा को मार, तो बाद में समझ में आया कि हमारे राजा को मार के नेपोलियन, अब नेपोलियन हमारा राजा बन गया है, ठीक है, डिक्टेटरशिप आ गई नेपोलियन की। तो लोगों को बाद में समझ में आया कि पॉलिटिकल फ्रीडम एंड मॉडर्न चेंजेस डू नॉट गो हैंड इन हैंड। मॉडर्न चेंज तो ले आएगा नेपोलियन, लेकिन हमारी आजादी हमसे छीन जाएगी। तो इसीलिए जो शुरुआत का एंथुसियाज्म था, जो शुरुआत का उत्साह था ना, वो दैट टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। तो जिन लोगों ने शुरुआत में नेपोलियन को बहुत वेलकम किया, बाद में वही लोग नेपोलियन को क्या करने लगे? बाद में वही लोग नेपोलियन को अपोज करने लगे। अब मुझे बताओ, क्या यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई बेहतरीन तरह से? बताइए, आर यू गाइज इन ए पोजिशन टू से कि हाँ सर सब समझ में आ गया? आ गया? चैट खोल दी मैंने, सारे बच्चे बताओ जरा लिख के यस और नो। मतलब नहीं समझ में आया तो नो लिखो, जबरदस्ती तो रही है। हैप्पी बर्थडे टू प्रशांत भैया। शॉर्ट सीरीज व्हेन आएगी शॉर्ट सीरीज। थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, मैं बहुत भयंकर ऑक्यूपाइड हूं यार, क्या बताऊं तुम्हें। आईटी की क्लास, हिंदी इंग्लिश की क्लास, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। बीते सैटरडे संडे में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गए, कितने बच्चों ने देख लिए? विंडोज पर नहीं चल रहा। विंडोज का जो 32 बिट और 64 बिट का वो है ऐप, उसमें से देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। एंड स्लोली विल फिक्स अबाउट दी वेबसाइट ऑल्सो, तो तुम्हें वेबसाइट पे भी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। मेनोरियल ड्यूज मतलब क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम। मेनोरियल ड्यूज मतलब बता रहा हूं, जैसे क्या होता था कि ये एक बड़ा एरिया है, राजा ने जिसको वो बना के रखा फ्यूडल लॉर्ड, तो वो मैनर होता था, मैनर मतलब बड़ा आदमी। तो जितने भी किसान होते थे ना, इस बड़े आदमी को जाके क्या देते थे? फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये सारी चीजें देते थे एक तरह से एज ए टैक्स। तो मेनोरियल ड्यू को अबॉलिश कर दिया। ड्यू जो इंपॉर्टेंट रहेगी इंफॉर्मेशन वो मैं तुम्हें बताते चलूंगा, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं तुम्हें बताते चलूंगा। मॉडर्न और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का एक यूटोपियन विजन दर्शाया, उसकी पेंटिंग के वो आइडिया ध्यान रख लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछ लिया जाता है फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग कब कहां से थे फ्रेडरिक सूरियो, ये वो सारी चीजें, ठीक है। चैप्टर शुरू होता है, मेन टॉपिक आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द आइडिया ऑफ नेशन, जिसमें बताया गया कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में मेन क्रक्स क्या है कि नाउ द पावर वाज ट्रांसफर टू द पीपल। लेकिन लोगों के पास पावर आ जाने से राष्ट्र नहीं बन जाते हैं। राष्ट्र को एकजुट कैसे किया जाए? तो दीज वर दी चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब क्या हो रहा है कि अच्छी चीज तो आग की तरह होती है, फैलती है ना, तो वही हुआ कि वो आइडिया जो है तो इट वाज कैरीड टू द होल यूरोप। और जब फ्रेंच आर्मी अपने इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक लिबर्टी जस्टिस वाले आइडियाज को कैरी करके ले जा रही थी, तब उन्हें लीड कर रहा था नेपोलियन, द मिलिट्री जनरल हु टर्न्ड द डिक्टेटर, ठीक है, हु टर्न इनटू डिक्टेटर। और वो जो मिलिट्री डिक्टेटर था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, वो सिविल कोड लाता है। सिविल कोड क्या है? तो वो सारे मॉडर्न चेंजेस जो फ्रेंच आर्मी ने इंट्रोड्यूस किए, जैसे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ को अबॉलिश कर दिया, मेनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आए, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये सारी चीजें, बढ़ा दियो आवाज तुमने, लाल हो रहा है, हाँ? कम करो ना, हेलो। तो ये सब कुछ किया। उसके बाद में क्या है कि फ्रेंच आर्मी अंडर नेपोलियन took these ideas to the rest of the Europe। लेकिन जो लोगों का शुरुआत में इनिशियल एंथुसियाज्म था ना, that soon turned into hostility। और उसके पीछे का कारण क्या था कि लोगों को समझ में आया कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वालिटी बोथ आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड। पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वालिटी बोथ आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड, ठीक, समझ गए?
क्लियर हो गया? हॉस्टिलिटी मतलब गुस्सा हो जाना। चलो मैंने तुम्हें फ्लो बता दिया, अब फ्लो बता दिया तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ में। सवाल का जवाब दो जरा सारे बच्चे चैट में, ठीक है? ओपनिंग दी चैट, चैट में जरा जवाब दो सारे बच्चे, इस सवाल का जवाब दो। क्या कि दी सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। सिविल कोड जो है 1804 का जो फ्रांस में था, उस सिविल कोड को क्या कहा जाता है? उस सिविल कोड को कहा जाता है नेपोलियनिक कोड बी, ठीक है? उस सिविल कोड को कहा जाता है नेपोलियनिक कोड बी, है ना? चलो अगर फ्लो समझ में आ गया है तो फ्लो से आगे बढ़ते हैं अपन। हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप? अब देखो क्या है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, ठीक है, अच्छी बात है। फ्रांस के रेवोल्यूशन से क्या हुआ? एक तरह से फ्रांस के रेवोल्यूशन से ये हुआ कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होगी लोगों के अंदर, वो भी बहुत अच्छी बात है। और वो आइडियाज जो है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप में स्प्रेड होना भी शुरू हो गए। लेकिन आपको समझना होगा कि यूरोप एक छोटा सा वो नहीं है, मतलब कंट्री नहीं है, वो कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। तो आपको द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के अंदर आपको बताया गया है मोटा माटी कि जैसे अगर एक एग्जांपल दिया, वैसे उस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ नहीं आते हैं, एक एग्जांपल दिया गया जैसे ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, ठीक है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, वो एम्पायर अपने आप में कितना डाइवर्स था। क्यों? क्योंकि आपको उसमें देखने को मिलेगा वहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रियन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? वहां पे लोग जैसे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो कुल मिला के उस पैराग्राफ में ये बताया गया कि यूरोप में इतनी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, और वो लोग सारे आपस में एकजुट आए और देश बना दिया उनने। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये वो सवाल है जिस सवाल पे पूरा का पूरा चैप्टर समाया हुआ है। तो अगर हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आता है क्या कि देखो स्टोरी लाइन अपनी जगह चल रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में अगर ध्यान हो तो स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में बताया था स्टोरी लाइन अपनी जगह चल रही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियन राइज करता है, नेपोलियन गिरता भी है, हारेगा भी अभी, उसके बाद में क्या कंजर्वेटिव्स पावर में आएंगे, सारा सब कुछ स्टोरी अलग चल रही है। लेकिन आइडियाज भी बीच बीच में आते रहेंगे, जैसे आइडियाज है ना, ये थीम्स भी आती रहेगी। तो अब बात वही आ रही है कि यूरोप में वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आखिरकार आ कैसे गई। तो बाबूराव आ गए, ठीक है, यूरोप में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आखिरकार आई कैसे? ठीक है, क्योंकि यूरोप तो इतना डाइवर्स था, है ना। तो अपन यूरोप को समझते हैं। यूरोप में उस समय पे दो तरह के लोग थे। एक थे एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? द क्लास यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। ये लिखने का तरीका है, बस यहां पे अगर मैं चाहूं तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिस्टोक्रेट्स मतलब बड़े लोग। बड़े लोग कौन? तो आप देखेंगे कि पूरे यूरोप में कुछ ऐसे लोग थे, जैसे कोई फ्रांस में बैठा है, कोई ऑस्ट्रिया में बैठा है, कोई पोलैंड में बैठा है, जिनका इकोनॉमिक लेवल एक जैसा होता था, जिनके पास सबके पास क्या है, जिनके पास सबके पास में पैसा होता था अंधा, ठीक है, जो कि क्या है डिप्लोमेसी के पर्पस से एक कॉमन लैंग्वेज बोलते थे। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेट करती थी, तो चाहे वो पोलैंड में रह रहे हैं, चाहे वो फ्रांस में रह रहे हैं, चाहे वो जर्मनी में रह रहे हैं, फ्रेंच सब बोलते थे। उनको लगता था अपनी कॉमन लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश एक स्टेटस लैंग्वेज होगी ना, कि आम आदमी आजकल तो खैर सब बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन पहले ऐसा था, अंग्रेजों को लगता था कि इंग्लिश सिर्फ हम ही बोल सकते हैं, और इंडिया में अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो राजा रजवाड़े के लोग हैं, ठीक है, वही इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वैसा वाला कल्चर था, समझा, वैसा वाला कल्चर था। तो एरिस्टोक्रेसी जो है तो एक ऐसा ग्रुप था, ठीक है, हु वर ऑफन कनेक्टेड बाय द मैरिटल टाइज। जैसे आप देखोगे शादी क्या है, शादी आदमी जाति में नहीं करता है मेरे दोस्त, शादी आदमी करता है अपनी क्लास में। जाति तो एक बहाना है। आप देखना एक जाति के अंदर भी आप क्या देखेंगे, अमीर जाति वाला अपनी जाति में अगर शादी कर रहा है तो देखिएगा कि जाति तो ठीक है, अमीर है कि नहीं वो व्यक्ति, समझ रहे मेरी बात। तो क्लास जो रहती है ना, क्लास सिंबल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वही क्लास स्टेटस आपको यहां देखने को मिलेगा। क्लास स्टेटस क्या आपको देखने को मिलेगा कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे ना, बड़े बड़े लोग जो थे, ठीक है, वो थे यूरोप में डोमिनेट करते थे। दे वर ऑफन कनेक्टेड बाय द मैरिटल टाइज, शादी आपस में करते थे। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब आपस में बातचीत करने के लिए वो कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच का इस्तेमाल करते थे। दे यूज्ड टू ओन अ लार्ज स्टेट्स, मतलब ये उनके ट्रेड्स बता रहा हूं मैं कि कौन थे एरिस्टोक्रेट्स। तो जिनके बड़े बड़े क्या है मैंशंस वगैरह, स्टेट्स होते थे, जमीनें होती थी, ठीक है, तो वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाए। अब क्या है, एरिस्टोक्रेट्स के ही पैरेलल में एक और सेक्शन था, एक और सेक्शन ऑफ पीपल थे, दे वर नोन एज मिडिल क्लास। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स के ही पैरेलल में एक और सेक्शन ऑफ पीपल थे, दे वर नोन एज मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास कौन है?
मिडिल क्लास, आप हम सब। मिडिल क्लास मतलब कि एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो कि यूरोप में इमर्ज हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय पे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, फैक्ट्रीज वगैरह आ रही थी, तो फैक्ट्रीज वगैरह में लोग काम कर रहे थे, फैक्ट्री के ओनर बन रहे थे, तो उनके पास चार पैसा आ रहा था। पैसा आएगा तो पैसे को आदमी खाएगा थोड़ी, पैसे से उसने क्या करा, शिक्षा ली, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया। ठीक है, तो अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है, एंड अ मिडिल क्लास। ठीक, तो ये जो है ये मिडिल क्लास के रूप में इमर्ज होके आई, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, जो लोग क्या थे, जो लोग पैसे के बदौलत पढ़ पाए तो उन्हें ये समझ में आया कि यार ये एरिस्टोक्रेट्स तो बेफिजूल के ही प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय कर रहे हैं, इनके तो मजे ही मजे। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स राजा महाराजा होते थे, तो हु गेव देम पावर टू रूल ओवर अस। इस तरह से इन्होंने क्या, पढ़ने के बाद में इनका दिमाग खुल गया। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन करना सीखा, इन्होंने आवाज उठाना सीखा। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास के लोग जब आए ना, तो ये मिडिल क्लास के लोगों ने क्या किया, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, इन एरिस्टोक्रेट्स के ऊपर सवाल उठाए, और जब आप सवाल उठाओगे तो आपको जवाब मिलेगा। और वही होता भी है कि मिडिल क्लास के सवालों का जवाब था एक आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी का नाम है लिबरलिज्म। वाह वाह वाह, क्या पिक्चर चल रही है, समझ में आया? मिडिल क्लास के सवालों का जवाब था एक आइडियोलॉजी जिसका नाम था लिबरलिज्म। ठीक है, मिडिल क्लास थर्ड स्टेज क्लियर हुआ यहां तक? बताओ। बताइए बताइए बताइए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना क्या, अब आगे अगर यहां से बढ़े अपन तो अपने को समझ में आएगा। अब अगर यहां से बढ़े आगे तो अपने को समझ में आएगा कि ये मिडिल क्लास ने जब सवाल उठाना शुरू किया, तो मिडिल क्लास के सवालों का जवाब था एक विचारधारा, और विचारधारा क्या कहलाई, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है तो क्या, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। जहां आइएज्म मिल जाए, जहां आइएज्म मिल जाए उसका मतलब समझ जाना क्या, कि एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है। तो लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। ठीक है, मैंने एक एक चीज को क्रिस्प लिखा है ताकि आपको आसान रहे, समझ में आए, रिकॉल कर पाओ। तो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है विच डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री। तो दिस आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम कह सकते हैं मोनार्क्स, फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस। तो इस लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को अपन दो कंटेक्स्ट में समझेंगे, दो कह सकते हैं दो डायमेंशन में समझेंगे। पहला डायमेंशन है पॉलिटिकल डायमेंशन। तो उस समय पे क्या होता था ना, राजा वाजा होते थे, राजा जो होते थे तो वो ऐसा है कि मैं राजा, मेरा बेटा राजा, और उसका बेटा राजा, मेरा पोता राजा, राजा राजा राजा। ठीक है, तो सब ऐसे ही चलता था, राजा राजा वाला सिस्टम। तो देयर वाज नो कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई सरकार रूल कर रही है तो मेरी इच्छा से बनेगी वो, आप कौन, वैसा वाला सिस्टम था। तो देयर वाज नो कंसेंट, या फिर गवर्नमेंट बाय कंसेंट नहीं होती थी। और इस कारण से तो होता क्या था ना, इस कारण से जब मिडिल क्लास इमर्ज हुई तो इन्हें समझ में आया कि एरिस्टोक्रेट्स तो फोकट के मजे कर रहे हैं। तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी पॉलिटिकली क्या चाहती है, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी पॉलिटिकली ये चाहती है कि देयर शुड बी गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सरकारें बने तो सरकारें लोगों की इच्छा से बने। ठीक है, इच्छा से कैसे, कि हम वोट दे पाए। ठीक, एंड टू ऑटोक्रेसी। और ये जो मोनार्क्स है, एरिस्टोक्रेट्स हैं, अंधाधुंध तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इनकी शक्तियों के ऊपर लगाम लगाया जाए। क्लेरिकल प्रिविलेजेस को भी खत्म किया जाए। मतलब जो चर्च के लोग हैं, वो लोग जो अननेसेसरी बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, तो वो क्लेरिकल प्रिविलेजेस को भी क्या किया जाए, खत्म किया जाए। क्लेरिकल प्रिविलेजेस को भी खत्म किया जाए। तो इस तरह से आपको समझ में आया क्या, कि लिबरलिज्म जो है एक सोशियो पॉलिटिकल क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, जिसका पॉलिटिकल मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कंसेंट के द्वारा बननी चाहिए, ऑटोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए, क्लेरिकल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, राइट टू वोट होना चाहिए लोगों को। लेकिन ये थे बड़े क्या, एक तरह से कहोगे कि हिपोक्रेट टाइप के थे। ठीक है, तो कैसे, कि पॉलिटिकली तो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, लेकिन वोटिंग राइट सबको नहीं देंगे, वोटिंग राइट सिर्फ मेन को देंगे, पैसे वाले मेन को देंगे। तो दो
लिबरलिज्म आइडियोलॉजी इक्वेलिटी की बात करती थी, लेकिन इक्वेलिटी पॉलिटिकली सबको देने की बात नहीं करती थी, तो ये एक ड्रॉबैक था। खैर वो पूछा नहीं जाता है। वैसे आप देखोगे लिबरलिज्म आइडियोलॉजी फ्रीडम पर बेस्ड है ना, तो इकोनॉमिकली क्या होता था ना, उस समय राजा चीजों को बहुत कंट्रोल करके रखता था, तो पीपल वर नॉट फ्री कि वो अपने हिसाब से ट्रेड कर लें, पैसा कमा ले, ये सारी चीजें, लोगों को वो आजादी नहीं थी। तो लोगों के ऊपर क्या होती थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी। तो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या है पता है? इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब, या फिर इकोनॉमिक डायमेंशन में लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ मार्केट। स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन जो होती थी ना, कि सरकार जो बंदिशें लगाती थी, उन बंदिशों को क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए। अननेसेसरी टैक्स जो लगाए जाते थे, तो टैक्स ना लगाया जाए, क्यों? क्योंकि वो लोगों को रोकते थे टू डू बेटर, ठीक है, अच्छा करने से लोगों को रोक लिया जाता था उसके तहत। तो ये वही चीज है क्या, कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन में आपको क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन में लिबर्टी की बात कर रही है जो आइडियोलॉजी, वही आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म वाज द आउटपुट ऑफ द ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब मुझे बताओ, ये तीनों चीजें, फ्लो क्लियर हुआ? ठीक है, फ्लो क्लियर हुआ। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया, जैसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म का क्या होता है। जर्मनी में उस समय पे जैसे बताया गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, नरमबर्ग से हैम्बर्ग, हाँ वहां तक जाने में, तो आदमी को 11 टैक्स देना पड़ते थे, 11 बार टैक्स देना पड़ता था, हर बार 5% टैक्स। तो अगर 10 रुपए की चीज है ना, तो वो 5% टैक्स देते देते कितने की हो जाएगी, 21 रुपए की हो जाएगी। तो यहां पे वही बताया गया कि देयर वाज नो इकोनॉमिक लिबर्टी, टैक्स बहुत होते थे, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नहीं था, तो कहीं 1 मीटर का मतलब इतना होता है, कहीं 1 मीटर का मतलब इतना होता है, कहीं 1 मीटर का मतलब इतना होता है, तो साइज और वेट का मेजरमेंट अलग अलग होता था। ठीक है, तो इसी चीज को समझते हुए जर्मनी में, जो उस समय कह सकते हैं प्रूशिया था, बाद में जर्मनी बनता है, जो प्रूशिया था पहला, उस प्रूशिया ने क्या किया था पता है, एक इनिशिएटिव लिया था और 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया। ठीक है, प्रूशिया एक एम्पायर था, वहां पे प्रूशिया ने क्या किया कि देखा इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है लोगों के पास, तो 39 अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स को एक साथ लाके उसने क्या किया, उसने एक कॉन्फेडरेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप को ज़ोल्वरिन कहा गया। ठीक है, जिस ग्रुप को ज़ोल्वरिन कहा गया। अब मुझे बताओ, एक होमवर्क पूछता हूं मैं आपसे, ये जो प्रूशिया ने ज़ोल्वरिन बनाया था, ये किस ईयर में बनाया था? बताओ, प्रूशिया ने ज़ोल्वरिन जो बनाया था, ये किस ईयर में बनाया था? तो ब्रह्मास्त्र का फॉर्म अब मिल जाएगा। वाह बेटे, सो गए थे क्या तुम जब बताया था कि ब्रह्मास्त्र के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा? हमें कैसे पता चलेगा तुम्हें कहां पहुंचाना है? तुम जब तक एड्रेस नहीं दोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही कोर्स लेते थे तुम्हें ब्रह्मास्त्र का वो नहीं दिखता था, अभी दिखने लगेगा, चिंता मत करो। आधे बच्चों तक तो पहुंच गया है। कल जो हमारा टेस्ट होना है 10 तारीख वाला, वो कल नहीं होगा। कल वाला टेस्ट क्यों नहीं होगा, उसका भी कारण बता दे रहा हूं तुम्हें। कल समझ गए? 1834, वेरी गुड, 1834 में आया था। शाबाश शाबाश आदित्य सोनवाने, वाह यार। यशिका त्यागी, अब आगे अगर हम बढ़े ना, तो वैसा ही एक कदम किसके द्वारा लिया गया, प्रूशिया के द्वारा लिया गया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के टुवर्ड्स, कि उन्होंने क्या किया, 39 स्टेट्स की एक कॉन्फेडरेशन को क्या किया, ठीक है, एक ग्रुप बनाया जिसे ज़ोल्वरिन कहा गया। ये जो ज़ोल्वरिन था, इस ज़ोल्वरिन में आपको क्या देखने को मिलता है, इस ज़ोल्वरिन में जो नंबर ऑफ करेंसीज थी, 30 प्रकार की करेंसी चलती थी, तो उनको रिड्यूस करके 2 कर दिया। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, जो अंदर अंदर टैक्स लगते थे, उन्होंने बोल दिया नहीं, इतने पूरे में एक ही टैक्स लगेगा। ठीक, ऐसा, तो ये काम किया गया। समझ गए? चलो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 पे। अब देखो यहां पे क्या है ना, ये हो गया लिबरलिज्म वाला आइडिया। मैं लिबरलिज्म वाले आइडिया की तरफ, मैंने तुम्हें क्या बताया था, चैप्टर में 2 चीजें चल रही है, ये ध्यान रखना बस। क्या 2 चीजें चल रही चैप्टर में, कि एक तो कहानी चल रही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियन का राइज हुआ, नेपोलियन का फॉल हुआ। ठीक है, फिर क्या हो गया कि अब सवाल था कि यूरोप इतना डाइवर्स है, तो उस डाइवर्स यूरोप में एक साथ लोग कैसे आ गए? उस डाइवर्स यूरोप में लोग एक साथ इसलिए आ गए क्योंकि वहां पे आपको एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास देखने को मिल रहा था। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास देखने को मिल रहा था। तो न्यू मिडिल क्लास ने सवाल उठाया कि एरिस्टोक्रेट्स क्यों
प्रिविलेजेस एंजॉय करें, तो उसी सवाल का जवाब था लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी। ठीक है, तो ये आइडियाज और आइडियोलॉजी अपने साथ पैरेलल चल रही है। अब आते हैं अपन किस चीज पे कि क्या हो रहा है ना कि अगर आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे चीजों को, तो नेपोलियन पावर में आया, लेकिन वही वाली बात है कि पावर इज लाइक सीसॉ, जो ऊपर है तो वो नीचे भी आएगा। तो वो नेपोलियन पावर में आने के बाद हारता भी है। अब जब नेपोलियन हार जाता है ना, तो नेपोलियन के हारने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? नेपोलियन के हारने के बाद में आपको देखने को मिलता है क्या कि फिर से कंजर्वेटिव्स पावर में आ जाते हैं। अब आपके मन में दो सवाल, कंजर्वेटिव्स कौन? तो कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी हो गई। ठीक है, जैसे नेशनलिज्म तो राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, वो एक विचारधारा हो गई, और जो उस विचारधारा में विश्वास रखता है उसे हम नेशनलिस्ट बोलते हैं ना। तो नेशनलिस्ट एक राष्ट्रवादी हो गया और राष्ट्रवाद एक विचारधारा हो गई। वैसे कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्यों लिखा है वो मैं कहानी बताता हूं तुम्हें कि नेपोलियन पावर में आया 1804 में, जैसे उसने नेपोलिक कोड लेके आया। नेपोलिक कोड से उसने क्या किया, एक तरह से पूरे यूरोप में कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में जा जाके उसने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू किया। सारा सब कुछ चल रहा था बढ़िया, नेपोलियन का काम। ये जो नेपोलियन था, तो अब ये नेपोलियन जो है, तो जो राजा थे स्टैब्लिश्ड वो थे, ठीक है, ये जो नेपोलियन है, तो जो स्टैब्लिश्ड किंग्स और क्वीन जो थे, तो इन स्टैब्लिश्ड किंग्स और क्वींस को क्या कर रहा था, हटाते जा रहा था और खुद को स्टैब्लिश कर रहा था। तो सारे राजा रजवाड़े जो थे उन्होंने सोचा कि नेपोलियन का तो गेम बजाना पड़ेगा ना वैसा। तो जो भी रूलिंग क्लास के मोनार्क, मतलब रूलिंग क्लास के लोग थे, मोनार्क्स थे, इन लोगों ने क्या किया, टीम अप कर लिया। टीम अप कैसे किया? तो पर्ब नेशंस के बारे में बता रहा हूं, एक शॉर्ट ट्रिक है। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, ठीक है। पर्ब, पर्ब आपकी क्लास में यानी पर्ब हिंदी क्लास, ठीक है। तो ये प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये जो 4-5 देश थे ना, 4 देश थे, ये चारों देश एक साथ आते हैं और ये घेर के नेपोलियन को मार देते हैं 1815 में। नेपोलियन को जब ये घेर के मार देते हैं ना, तो नेपोलियन को मार देने के बाद में ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ये सारे लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं और इनका ग्रुप जो है तो वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव्स का ग्रुप। क्यों? क्योंकि हु वर कंजर्वेटिव्स ये क्लास 9 में भी पढ़ा है। तो वो लोग जो ओल्ड रूलिंग क्लास के लोग थे, जो मोनार्क्स थे, जो चेंज नहीं चाहते थे, जो पुराने सिस्टम से ही चलना चाहते थे, लेकिन इस बार जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने देखा कि यार अगर इफ चेंज इज फॉर गुड देन व्हाई शुड नॉट वी चेंज आवरसेल्फ। तो उन्होंने देखा कि अगर मॉडर्न चेंजेस से कंजर्वेटिज्म और स्ट्रांग हो रहा है, जैसे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी वगैरह है, अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हमें ही फायदा मिल रहा है, तो भले ही वो नेपोलियन ने लाया हो, हम अडॉप्ट कर लेंगे उस चीज को। तो यहां पे आप फ्लो समझना, क्या हो रहा है कि नेपोलियन को हराते हैं मिलके कौन, पर्ब नेशंस, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। और ये लोग कौन है, कंजर्वेटिव क्लास को बिलोंग करते हैं, दोज पीपल हु यूज्ड टू बी इन दी रूलिंग क्लास, जिनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हटा दिया गया था, फिर नेपोलियन हटा दिया था। तो उन सारे लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया, नेपोलियन आर्मीज को हराया, और अब यूरोप में धीरे धीरे वापस से राजा रजवाड़े जमना चालू हो गए थे। मोनार्कीज वापस आना शुरू हो गई थी यूरोप में, ठीक है। अब यूरोप में जब मोनार्कीज वापस आ रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि भाई पार्टी तो बनती है। क्यों? क्योंकि दे वर कमिंग बैक इनटू द पावर। तो इसीलिए सारे कंजर्वेटिव्स क्या करते हैं, 1815 में आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन दे मेट एट वियना। वियना कहां है भाई साहब? वियना जो है ऑस्ट्रिया एक जगह है, वो जो एक देश है, उस ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो वियना में बैठ के मीटिंग करते हैं, कुछ संधि साइन कर लेते हैं, एग्रीमेंट। तो वो ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं वहां पे, ठीक है। वो लोग वहां पे ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइन अमंग दी 1815 में आपको क्या देखने को मिलता है कि ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइन अमंग दी कंजर्वेटिव्स। तो सारे कंजर्वेटिव्स के बीच में एक ट्रीटी ऑफ वियना करके ये एग्रीमेंट साइन होता है। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है ना, तो इस ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग क्या है, इस ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5। अगेन ट्रीटी ऑफ वियना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में आता है बार बार कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या है बताओ, ठीक है। व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप आफ्टर 1815, ठीक है। व्हाट डू